बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ेरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आज की समात में गेम तब्दील होती हुई हमें नज़र आ रही है। मखसूस नशिस्तों का केस जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अब जो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो जजेस थे, खसूसन जस्टिस याहिया अफरीदी के सवालात वो बड़े मानी खेज हो गए हैं। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल करके अपना माइंड भी थोड़ा डिस्क्लोज किया है। किस तरफ जा रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, क्या मेजॉरिटी से माइनॉरिटी में आ सकते हैं? इस बेंच की तरतीब जो है, जो फुल कोर्ट है, इसका फैसला क्या होने जा रहा है, ये आज हम अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे। साथ आज की समात को भी हम जो जो लंबी समात हुई है इसको हम कोशिश करेंगे कि पूरी समात आप तक पहुंचा दें। दो तीन रिमार्क्स जो हैं जजेस की जानिब से बड़े इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। आज की समात का बुनियादी नुक्ता यह था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तशरीह की गई है फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, वो गलत है। खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी ये कह रहे हैं कि हमने ये फैसला नहीं दिया था जो इलेक्शन कमीशन ने तशरीह की। लेकिन सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब जो कि इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो ये कहते नजर आ रहे हैं नहीं, हमने बिल्कुल दुरुस्त जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने एक बड़ा अहम जो रिमार्क्स दिए हैं उनकी जानिब से दिए गए हैं, वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचती है कि फैसले की तशरीह गलत की गई है तो आगे किस तरह से मामला लेकर चलना होगा। सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, आज इलेक्शन कमीशन के वकील को पानी पीना पड़ गया, पसीने छूट गए, जजेस की जानिब से बोचाड़ हो गई सवालों की, और वो सवालात मैं कुछ रख देता हूँ आपके सामने भी और लोगों को भी बता देते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने पूछा कि आप किसी जमात को डी फ्रेंचाइज किस तरह से कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से रिमार्क्स आए कि आपको हमने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक था, निशान को नत्थी किस तरह से किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद बोले कि ये जो निशान का मामला था ये अलग था, आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो साहबजादा हामिद रजा हैं, उनका जो फॉर्म है वो भी डिस्कस हुआ कि उसमें उनकी डिक्लेरेशन क्या थी और सर्टिफिकेट क्या दिया गया था। तो ये तमाम सवालात जजेस की जानिब से किए गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ये मामला तो पार्टी और उम्मीदवार के दरमियान है, इलेक्शन कमीशन का क्या इस्तेकाक बनता है, कौन सा ऐसा आइन की शिक है जो ये आपको कहती है कि किसी जमात को ही इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा आपने मुल्क की सबसे बड़ी जमात को जनरल इलेक्शन से बाहर कर दिया। हाउ डू यू सी दिस रिमार्क्स? ये सारी चीज़ें सानवी देखता हूँ मैं। आज की मेरी खबर यह है जो पूरी पिक है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने बिलाखिर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर सवालात उठा दिए कि आपने पीटीआई के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर क्यों किया, और इसकी बुनियाद बना है जस्टिस आयशा मलिक के गुज़श्ता समात पर दिया गया आखिर में जो एक ऑर्डर था। वो उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि जो 81 आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, इनके कागजात नामजदगी की पेपर बुक पेश करें। आज इलेक्शन कमीशन के वकील वो पेपर बुक लाए थे। वो पेपर बुक जब देखी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, तो उसमें कुछ लोग ऐसे मौजूद थे पीटीआई के जिन्होंने पीटीआई का डिक्लेरेशन दे रखा, सर्टिफिकेट दे रखा, वाबस्तगी जाहिर कर रखी और इन्हें तक वापस भी नहीं लिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें भी आज़ाद डिक्लेयर किया हुआ है। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कैसे, आपने इनको एज पार्टी क्यों ट्रीट नहीं किया। यानी कि अपना जो फैसला था उनका बल्ले वाला, उन्होंने कहा वो वजाहत की उन्होंने आज पहली बार खुल के। उन्होंने कहा कि जो हमारा बल्ले वाला फैसला था वो तो था इस हद तक कि पार्टी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए तो पार्टी को सजा दी गई थी कि आप अपने उस इंतखाबी निशान के साथ नहीं जा सकते, लेकिन एज पार्टी तो वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने गलत तशरीह की या फैसले की तो उसमें तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो एज पार्टी मौजूद थे, आपने उन्हें क्यों ट्रीट नहीं किया। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील उन्हें जवाब नहीं दे सके। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन मैं आपके सवाल से मुतमईन नहीं, मुझे समझ नहीं आया। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब उनको क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने इन्हें आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ा है चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा जी कि तो यानी कि बात ये हुई कि आपने एक गलत तशरीह करके एक पार्टी को डिसफ्रेंचाइज कर दिया, तो उस पे एक्सक्लूड कर दिया इलेक्शन से। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा नहीं, हमारी तशरीह ठीक थी। तो जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा आपको जो फैसला दिया इस बेंच ने वो कह रहे हैं तशरीह गलत थी। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ये कहने लगे कि नहीं, वो तो ऑब्जर्वेशन है, दरखास्त जो है वो तो अभी ऑब्जर्वेशन है, तो वो फैसला तो नहीं है, तो वो अलग नजरसानी है। यानी कि ये बहुत वीक ग्राउंड पे चले गए इलेक्शन कमीशन के वकील, और उनको शायद पता था कि ये काम होगा, इसलिए वो 13 पेपर बुक्स नहीं लाए थे, वो 1-2 लाए थे। लेकिन अब उन्हें कहा गया कि अब सब जजों के लिए ना वो पेपर बुक्स बना के रखें, तमाम 81 लोगों के कागजात नामजदगी। अब ये चीज़ अहम क्यों है,
वो 6 लोग जिन्होंने पीटीआई की वाबस्तगी जाहिर कर रखी थी, उसके बावजूद उन्हें आजाद डिक्लेयर किया गया। उनमें से एक भी कामयाब होके एज पीटीआई असेंबली में पहुंचता तो ऑप्शन होता आजाद उम्मीदवारों के पास कि वो इसे ज्वाइन करते। ठीक है, और सही है। पीटीआई एज पार्लियामेंट्री लेकिन पार्टी होती है और लेकिन मुस्लिम लेकिन सिस्टम भी क्लेम लेकिन करती सवाल ये होता है कि उसमें कौन से वो सैंपल पे करता है, क्योंकि पीटीआई का सैंपल तो स्नैच है। हो मेरी गया। बात सुनिए ना, सैंपल जो भी होता, अलग अलग सैंपल्स पे भी वो एज पार्टी कंटेस्ट कर सकते थे कि ये पीटीआई के कमर ज्यादा साहब है, ये फलां हल्के से सैंपल पे लड़ेंगे। और चीफ जस्टिस ने ये रास्ता दिखाया है, उन्होंने कहा कि आप उन सब को आजाद उम्मीदवार के तौर पे बल्ला दे सकते थे। हाँ, आप ये नहीं कह सकते थे कि ये पीटीआई का फलां है, इसका बल्ला निशान है। आप कह सकते थे ये आजाद उम्मीदवार कमर ज्यादा, इसका इंतखाबी निशान बल्ला है। चीफ जस्टिस ने कहा आप तो यहाँ तक भी जा सकते थे, हमारा तो कंसर्न पार्टी के इलेक्शन से था कि पार्टी इलेक्शन के खिलाफ आप किधर चले गए, हमारे फैसले गलत आपने पार्टी डी फ्रेंचाइज जैसे जमाल मंदुखेल ने इस पे बड़ा ग्रिल किया, जैसे सतर मुल्ला ने, इलेक्शन कमीशन के वकील के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया जी कि ओहो आप यूं करें ना, आपके सामने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला खाली चैलेंज हुआ है, आप उसको देखें। पेशावर हाईकोर्ट के 5 जजों ने हमारे फैसले को बरकरार रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह कहा कि रुको जरा सबर, हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं है पेशावर हाईकोर्ट का फैसला, ठीक है, हम उसके पाबंद नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और हमने उस फैसले को नहीं देखना, हमने इशू देखना है, उसका क्रक्स देखना है कि सारा खराबा कहाँ से पैदा हुआ, तो आप उस तरफ हमें लेकर जाएं। इलेक्शन कमीशन के वकील को जैसे आयशा मलिक ने जब पूछा, फिर यही बात उन्होंने 3 बार सवाल पूछा कि किस कानून के तहत आपने कोई एक शिक बता दें जिसके सहारा लेकर आपने इन्हें महरूम किया पार्टी स्टेटस से। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उस मीटिंग का रिकॉर्ड पेश करें जिस मीटिंग में इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया कि जी अब ये एज पार्टी एग्जिस्ट नहीं करते, वो रिकॉर्ड भी उनके पास नहीं था। रिकॉर्ड देख के आयशा मलिक ने 3 बार जब सवाल दोहराया तो वो थोड़ा सा गर्मा गर्मी उन्होंने कहा, वो आगे से ऊंची आवाज में लगे, जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि आप पानी पिए, ठीक है, और उन्होंने मांगा भी फिर कि पानी दें मुझे, ठीक है। तो पानी देने के लिए काश के काल जो ट्विटर पे उनको बहुत ज्यादा उठाया हुआ था कि क्या बात है इलेक्शन की, वो आज सारा वो जमीन बोस हो गया। सुहेल साहब, लोगों को समझाने के लिए थोड़ा आसान हम इसको कर देते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया था, जिससे हम कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ने एक पार्टी को पूरा डी फ्रेंचाइज कर दिया, एक पार्टी से उनका बुनियादी हैसियत छीन लिया है, कैंडिडेट्स इस पार्टी में नहीं लड़ सकते। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तशरीह पे आए कि नहीं, मैंने सिर्फ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से वो डिसीजन दिया था, बल्ले के निशान को इससे मिक्स ना करें। यानी वो ये कहते हैं कि पीटीआई एग्जिस्ट करती थी और अगर किसी उम्मीदवार ने पीटीआई के लिए अप्लाई किया हुआ था, मखसूस नशिस्तों का जस्टिस या अफरीदी ने सवाल किया कि मखसूस नशिस्तों के फहरिस्त मौजूद थी, तो वो फहरिस्त मौजूद थी, इसका मतलब है एक भी शख्स अगर पीटीआई से जीत कर आ जाता तो ये मखसूस नशिस्तें उनको देनी पड़ जाती। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बल्ले के निशान से रिलेटेड वो कहते हैं कि नहीं था, अगर इंटरप्रिटेशन भी किया तो कोई और निशान पर उन्हीं कैंडिडेट्स को पीटीआई मौजूद थी दे देना चाहिए था। तो नाजरीन, ये वो नुक्ता है जिस पर आज बहस हुई है। याहिया अफरीदी आपको किधर जाते नजर आ रहे हैं? जैसे यही अफरीदी आज बड़े देखिए कि जाते आते तो नहीं, लेकिन उनके क्वेश्चन जो है ना वो इलेक्शन कमीशन को हजम नहीं हो रहे थे। ठीक है, जब ये पूछ लिया गया ना जी कि लिस्ट में ऐसे बंदे मौजूद हैं जो पीटीआई से खुद को जाहिर कर रहे थे, तो आपने कहाँ से, तो यही अफरीदी साहब ने भी इसी पे क्वेश्चन किया है। सिर्फ जस्टिस नहीं, मुख्तर अफगान ने कहा जी कि 35 लोगों ने वाबस्तगी खाली छोड़ी हुई है, तो लगता है वो गैर संजीदा थे। लेकिन इस पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने गालिबन और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपने कन्फ्यूजन खुद पैदा की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कन्फ्यूजन आपने खुद पैदा की, जिस दिन कागजात नामजद की आप जमा कराने की तारीख शुरू हुई, आपने बल्ला छीना। जो आखिरी तारीख थी उस दिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा था बल्ला नहीं हो सकता। कंफ्यूजन आप फैला रहे थे, उम्मीदवार आपके पास जा रहे थे, आप उन्हें कह रहे थे आपको आप एज पार्टी नहीं हम तस्लीम करते। तो फिर आप उम्मीदवारों से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें बड़ी क्लैरिटी होती है और वो उसे खाली ना छोड़ दे? ठीक है, बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कंफ्यूजन आपकी फैलाई हुई है। फिर जी इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, देखें जी साहबजादा अहमद रजा खुद चेयरमैन है, सरबराह है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, और वो पार्लियामेंट में जाके कह रहे हैं कि मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रहा हूँ। तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने यहाँ भी कहा कि आप जरा रुक जाएं, आपने उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में वाबस्तगी लाए थे, आपने कहा आज़ाद डिक्लेयर करते हैं हम। आपके आज़ाद डिक्लेयर करने के फैसले को मानते हुए उन्होंने मुंतखब होने के बाद कहा जी ठीक है, मैं अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने मुझे आज़ाद डिक्लेयर किया। तो इलेक्शन कमीशन इस केस में फंस गया है। एक आईनी इदारा था और अफसोसनाक तर्ज अमल है, इंतहाई अफसोसनाक तर्ज अमल है कि तारीख में इसको कैसे याद रखा जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा कि
जब क्या ये सब हो इलेक्शन रहा था, कमीशन की ड्यूटी थी कराना? क्या जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त निगरान हुकूमत थी, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा वो उतने इंडिपेंडेंट होने चाहिए जितने आप, उन्होंने कहा जी। तो इंडिपेंडेंट कौन था कौन नहीं, उस वक्त की सारी सिचुएशन आपके सामने है। ये आज केस थोड़ा सा मेरी नज़र में नया रुख ले गया है। मंडे तक जो मुलतवी हुआ है, उस मुलतवी होने में भी ये चीज़ है कि अब इसको देखा जाएगा। और पीटीआई जो फ्रीक बन रही थी उस पर कोर्ट ने तो ऑर्डर नहीं किया, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि जी हमने दरखास्त लाई है, तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने मेरी नज़र में एक तरह से खड़े खड़े उस दरखास्त पे नोटिस एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों कि उन्होंने कहा जी उसकी कापी हमें दे दें। हाँ, और वो कोर्ट की जानिब से और कुछ नहीं कहा ये गया। सिकंदर मोहम्मद साहब जितने माशाल्लाह स्मार्ट हैं, अगर वो आज की कार्रवाई के बाद फुली अपने सेंसेस में होते तो ऐसा ना करते। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने कहा जी कि हमें बुकला कापी दे गए दें। थे, बुकला गए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोहेल साहब, इस तमाम मामले में एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। नाउ द चीफ जस्टिस इज सेइंग, द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दैट जजमेंट, कि सर वो तो बात ये आपने तशरीह सही नहीं की। द इलेक्शन हैज बीन गॉन, पूरा इलेक्शन हो गया, उम्मीदवार सेलेक्ट हो गए, असम्बली बन गई, सबको पता था आज़ादाना तौर पे हुआ है। उस टाइम अगर तशरीह सही नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो गई, किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, एक तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है, दूसरा टाइम थोड़ा सा, चूंकि 2 फरवरी को ये तशरीह होती है और 8 फरवरी को इलेक्शन है और 7 फरवरी को पीटीआई को रिटर्न ऑर्डर मिलता है इलेक्शन कमीशन का। सलमान अकरम राजा साहब इस दौरान भाग दौड़ करते रहे हैं कि जी हमें आज पार्टी स्टेटस दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक हुआ है और यहाँ से एतराज़ लगा रजिस्ट्रार का। और वो चूंकि अपने कागजात नामजदगी जमा कराने भी उन्हें मुश्किलात का सामना था, लाहौर में उनके बंदे उठाए जा रहे थे, ताहिद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा, और उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो वो उसकी इस तरह पैरवी नहीं कर सके। अब एक विंडो खुल गई है, अब जब पूरा बेंच मान रहा है कि तशरीह गलत हुई है, चैम्बर अपील का ऑप्शन अब भी मौजूद है सलमान अकरम राजा साहब के पास। अब बीच में दिन भी आ गए हैं, आज वो चैम्बर अपील यहीं पे दायर करें, कल उसकी अपील की समाअत करवाएं, मंडे को वो गलत तशरीह वाला केस इस केस के साथ फिक्स हो, उस फैसले को दुरुस्त कर दिया जाए, तो पूरा इंसाफ हो जाएगा। 187 में जाए बगैर, क्योंकि आपके पास ऑप्शन मौजूद है चैम्बर 187 अपील में की। जाए बगैर। आपने अच्छा, खाली उस चैम्बर लोगों अपील को को बता साथ देना डिसाइड कि कर, उसकी वो चैम्बर अपील क्यों होती है, आम अपील क्यों सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, ये लोग पूछ रहे थे मेरे से। रजिस्ट्रार का एतराज़ होता है ना, तो उसकी खुली समाअत नहीं होती, उसमें एक रजिस्ट्रार का एतराज़ है, तो उसके खिलाफ चैम्बर में ही अपील लगती है जज किसी के पास, और फिर वो जज ये डिसाइड कर देते हैं कि अच्छा जी इसे ले चलें ओपन कोर्ट में, ठीक है, तो फिर वो ओपन कोर्ट में आ जाते हैं। चैम्बर अपील चले, में पीटीआई के समाअत पास होती है, मौका मौजूद है और पीटीआई इसमें बड़ा अच्छा प्ले कर सकती है। अब तो उनके लॉयर की अगर वो मांग भी ली है और अगर मौका मिल जाता है तो बड़ा भरपूर तरीके से केस पीटीआई के हक में जाता हमें नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखें कि क्या ये तमाम मामला टफ होगा या नहीं होगा, तो मुझे 6-7 की इक्वेशन नज़र आ रही है। जस्टिस याहिया अफरीदी का वोट जो है बड़ा आप ये कह सकते हैं मानी खेज होगा, लेकिन ओवरऑल अगर इस केस को देखें तो बहुत टफ सिनेरियो है। आप क्या कहेंगे इस पर? टफ सिनेरियो। और इसमें इस वक्त मैं एग्री हूँ एक चीज़ से जो मतीला जान साहब ने, उसने ट्वीट भी की थी कि इस वक्त हाँ या ना में 2 ग्रुप नहीं है। इस वक्त इस बेंच में 3 तरह की डिवीजन है। कुछ अपनी ग्राउंड्स पे सुन्नी ताद कौंसिल को सीटें नहीं देना चाहते, कुछ अपनी ग्राउंड्स पे चाहते हैं जी कि पीटीआई उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी ये ना जाए, ठीक है। कुछ अपनी ग्राउंड्स पे चाहते हैं कि मुकम्मल इंसाफ और पीटीआई को जाए, ठीक है। तो इस तरह नून और पीटीआई को ना देने वालों के 2 ग्रुप हैं, यानी अक्सरियत और उन लोगों मेरी की नज़र में इस मौजूद है जो वक्त कि कहते हैं मेरी कि नज़र में ये इस वक्त दूसरी पेशावर जमातों हाईकोर्ट का फैसला एज इट इज बरकरार रखने वाली अकलियत। चलेंगे तो अब 5 देखते हैं इसका क्या डिसीजन आता है। 5 फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर जैदी और सोहेल रशीद को इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।